आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का चैप्टर 6। इससे पहले चैप्टर 5 तक हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 हमारा क्या है? इंग्लैंड की क्रांति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंग्लैंड की क्रांति के बारे में पढ़ना है कि इंग्लैंड की क्रांति। अब देखिए, इंग्लैंड की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है गौरवपूर्ण क्रांति। तो इस सबसे पहले हम लोग किस क्रांति के बारे में, गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात समझिए, इसको जल्दी जल्दी खत्म कराना है, पेपर 2 को थोड़ा जल्दी ही खत्म कराना है, इसलिए थोड़ा जल्दी ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति। अब गौरवपूर्ण क्रांति क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। गौरवपूर्ण क्रांति, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौरवपूर्ण क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई, और इस समय राजा कौन थे, इसके परिणाम क्या हुए, इसको ध्यान से समझिएगा। इससे पहले अब समझिए गौरवपूर्ण क्रांति। ये गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। अब इस गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं या वैभवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तहीन, यानी कि बिना खून की एक बूंद तक नहीं गिरा था और ये क्रांति हो गई थी। मतलब ये क्रांति होने, जब क्रांति हुई थी तो ये खून की एक बूंद भी नहीं गिरा था और राजा गद्दी छोड़कर भाग गया था। समझिए, इतनी बड़ी क्रांति हुई, राजा गद्दी छोड़कर तक भाग गया, फिर भी ये खून का एक बूंद भी नहीं गिरा। समझिए कैसी क्रांति होगी। तो वही क्रांति समझना है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं अब इंग्लैंड के थोड़ा बारे में समझते हैं। इंग्लैंड के बारे में समझते हैं। तो 1600, देखिए ये कहानी कहाँ शुरू होती है गौरवपूर्ण क्रांति होने का। ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है, देखिए ध्यान समझिएगा। 1685 ईस्वी में, 1685 ईस्वी में जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का राजा बनता है। कौन बनता है? जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का राजा बनता है। इससे पहले चार्ल्स द्वितीय था इंग्लैंड का राजा। कौन था? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय के जस्ट बाद जेम्स द्वितीय राजा बनता है। जेम्स द्वितीय वहां का, कहाँ का? इंग्लैंड का राजा बनता है। अब राजा बनने के बाद ये जो इसके कार्य ही ऐसे करने लगा कि ये मनमाना ढंग से कार्य करने लगा। मनमाना क्यों ढंग से कार्य करने लगा? क्योंकि ये चार्ल्स, इससे पहले कौन था? ये जेम्स द्वितीय से पहले चार्ल्स द्वितीय था। कहाँ लिखे? इधर साइड में लिख देते हैं, चार्ल्स द्वितीय। तो यहाँ तक चार्ल्स द्वितीय तक ठीक ठाक सब शासन चल रहा था। और उसके बाद जब शासन ठीक ठाक चलेगा तो कोई विपक्ष में काहे खड़ा होगा, बताइए? अगर कोई राजा ठीक ठाक एकदम कार्य करेगा, सब चीज बहुत परफेक्ट रहेगा, तो कोई विपक्षी रहेगा? नहीं रहेगा। विपक्ष में कोई क्यों खड़ा होगा? विपक्ष में कब खड़ा होता है? जब कोई समस्या आती है। कोई राजा के खिलाफ क्यों खड़ा होता है? जब कोई समस्या आती है। जब समस्या नहीं रहती क्यों खड़ा होगा? तो जेम्स, ये चार्ल्स द्वितीय जब तक राजा था, कोई विपक्षी नहीं था। सब एकदम शांति का माहौल, सब शांत हो गए थे एकदम, कोई विपक्षी नहीं था। तो जब ये राजा बना तो उस समय जेम्स द्वितीय के समय भी कोई विपक्षी नहीं थे। जब विपक्षी नहीं तो ये करने लगा अपना मनमाना ढंग करने लगे, जनता पर अत्याचार, निरंकुश अपना नियम बनाने लगा। देखिए नियम क्या क्या बनाया, क्या वो उसको बताएंगे। तो ये अपना मनमाना ढंग से काम करने लगा। क्यों? क्योंकि एकदम शांत इसको माहौल मिला ना, शांत शासन काल मिला, कोई इसको दिक्कत नहीं था, कुछ नहीं था। और एक बात समझिए, उस समय तक इंग्लैंड में सिर्फ राजा का ही शासन नहीं था, सांसद भी था। यानी कि सांसद की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी शासन चलाने में। यानी कि राजा को कर बढ़ाना हो या कुछ कार्य करना हो तो सांसद की भी सहमति जरूरी होती थी। तो अब ये क्या किया, ये जो जेम्स द्वितीय है, बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसमें सांसद से बिना कोई बातचीत किए, कुछ भी किया, अपने मर्जी से कार्य कर देता था। जो भी काम करना होता था कुल अपने मर्जी से करता था। अब देखिए, ये जेम्स जो द्वितीय था, ये कैथोलिक धर्म को मानता था। कैथोलिक धर्म को मानता था। देखिए, ईसाई के दो गो शाखा, ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ईसाई धर्म के ही दो गो शाखा है। तो वहां पर था इंग्लैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच आपसी संघर्ष चलता रहता था। यानी कैथोलिक धर्म जो मानते थे और जो प्रोटेस्टेंट थे, उनके बीच आपसी संघर्ष चलता रहता था। और इंग्लैंड समझिए ऐसे, देखिए मान लीजिए ये इंग्लैंड हो गया। तो इंग्लैंड में अधिकतर हिस्सों में प्रोटेस्टेंट रहते थे। कौन रहते थे? प्रोटेस्टेंट रहते थे अधिकतर हिस्सों में। अधिकतर मतलब प्रोटेस्टेंट। लेकिन ये राजा बन गया था कैथोलिक। इसकी पत्नी भी कैथोलिक ही मानती थी धर्म को, कैथोलिक धर्म को मानती थी। तो अब ये क्या हुआ, अब जनता पर कैथोलिक धर्म थोपने लगा। तो देखिए, अब इसके बाद क्रांति का यहीं से शुरुआत हुआ। यहीं से इसने खुद अपना विपक्षी खड़ा किया। बताइए, चार्ल्स द्वितीय जब तक था कोई विपक्षी में खड़ा नहीं, बढ़िया से सब कार्य करता था, किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता था कि आप कौन से धर्म मानेंगे नहीं मानेंगे, ये हस्तक्षेप करने लगा। देखिए, धार्मिक चीजों से देखिए हस्तक्षेप करने लगा कि धर्म को कौन मानेंगे, क्या करेंगे। तो यहीं से ये क्रांति की शुरुआत हुई। अब देखिए, ये 85 में राजा बना। कब राजा बना? 1685 में राजा बना। और ये क्रांति हो गई 1688 में।
समझिए कि 3 वर्ष में ऐसा क्या किया कि 3 वर्ष में ये सबको इतना परेशान कर दिया कि बताइए 3 वर्ष पहले एकदम चार्ल्स द्वितीय के समय सब शासन ठीक ठाक एकदम शांति का माहौल था ना। 3 वर्ष में क्या किया होगा ये कि पूरा एकदम क्रांति पर लोग उतर आए, इसको गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। मतलब कुछ ज्यादा कुछ तो कर दिया होगा, क्योंकि इस बात की इसको उम्मीद नहीं था ना कि कोई इतना विरोध भी कर सकते, क्योंकि सब शांति था। शांति क्यों था? क्योंकि ये बढ़िया राजा था, ये मतलब ठीक ठाक कार्य करता था, ये कोई दिक्कत नहीं था। तो देखिए ये क्या हुआ, 1688 में क्रांति हुई, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। अब इसका कारण क्या क्या हुआ, ये क्रांति लाने का, ये क्रांति जो आया गौरवपूर्ण क्रांति हुआ, उसका कारण क्या क्या था। पहला देखिए कारण क्या था, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण देखिए लिखने के लिए भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण क्या क्या, ये राजनीति में ऐसा क्या क्या किया कि क्रांति आना ही पड़ गया, क्रांति आया ही। अब देखिए इसने अपने सेना को वृद्धि करने लगा, सेना में वृद्धि करने से दूसरे को क्या समस्या हो सकती है, सेना में वृद्धि करने से दूसरे की क्या समस्या हो सकती है। मान लीजिए ये देश के लोगों को क्या समस्या होती है, देखिए क्या करता था, लोगों को डराने के लिए सेना में वृद्धि करता था, बाहरी देश से युद्ध करने के लिए नहीं, ये लोगों को डराने के लिए, अपने देश के लोगों को जो है ना उनको डराने के लिए उपयोग करता था सेना का। और उसके बाद सेना में वृद्धि करने लगा, और जो सांसद था इसके देश में, जो सांसद थी, मतलब सांसद का व्यवस्था था कि सांसद की भी बात मानना है, जो भी पार्लियामेंट में सांसद में जो लोग हैं, जो चुन कर लोग गए हैं, उनकी भी बातें सुननी है और उनसे भी सलाह लेना ही नहीं कि राजा को सब अपने फैसला नहीं कर देना है, उनकी भी बात मानना है। लेकिन उनका थोड़ा सा बात ये नहीं मानता, थोड़ा सा भी बात क्या करता था, सांसद की बात में सुनता ही नहीं था। यानी कि सांसद और इसके बीच चलने लगा संघर्ष। अब सांसद की बात में सुनेगा दिक्कत हो जाएगा ना। चार्ल्स द्वितीय जब तक था सांसद के सब ठीक ठाक बात सुन रहा था, ये आया तो सांसद की बातें नहीं सुन रहा है, ये अपने मर्जी से कोई भी कार्य कर रहा है, कोई भी नियम बना दे रहा है, कोई भी नियम को खत्म कर दे रहा है पहले वाला, जहां पर मर्जी वहां पर सेना भेज रहा है, जहां से मर्जी सेना हटा ले रहा है, जिससे मर्जी मदद मांग रहा है, जिसको मर्जी मदद दे रहा है, ये सब अपने से कुल करने लगा। तो ये चलने लगा, सांसद और इसके बीच संघर्ष चलने लगा, सांसद और राजा के बीच संघर्ष होने लगा, राजा के बीच संघर्ष। अब उसके बाद देखिए एक और क्या किया इसने, फ्रांस के जो राजा था लुई 14वां से इसने मदद मांगी। अब लुई 14वां भी कैथोलिक ही था, लुई 14वां क्या था, कैथोलिक ही था। उससे भी फ्रांस की जनता ठीक ठाक परेशान थी, जिस तरह इससे परेशान थी ना फ्रांस की जनता, उससे भी वैसे ही परेशान थी। तो ये लुई 14वां से मदद मांगा, ये लुई 14वां से क्या किया, इसने मदद मांगा, किसने, ये जेम्स द्वितीय ने लुई 14वां से मदद मांगा। तो और इसकी जनता गुस्सा हो गई, ये इंग्लैंड की जनता और गुस्सा होगी। बताइए इतना तो अपने देश में कर ही रहा है, साथ में बाहरी वाला का मदद मांगकर यहाँ पर, अब यहाँ पर और सेना लेकर आएगा और भी परेशान करेगा। अपने तो परेशान कर रहा है, वो कर ही रहा है, साथ में बाहरी वाला का बुला रहा है परेशान करने के लिए, तो और हो गया गुस्सा। अब धीरे धीरे क्रांति की जो क्रांति थी धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्या हुआ, लोगों के बीच इसके विरोध की भावना धीरे धीरे क्या हुई, उत्पन्न हुई। देखिए कोई भी क्रांति एक ही दिन में नहीं हो जाता है, या कोई भी बड़ा कार्य एक ही दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो ये धीरे धीरे क्रांति क्या हुई, बढ़ने लगी। अब उसके बाद ये तो हुआ, ये राजनीतिक कारण हुआ, सांसद इसके बीच चल नहीं रहा था, सांसद के लोग क्या चुप बैठने वाले थे, बहुत धनी धनी लोग थे सांसद में। इसके सांसद में राजा, जो राजा बना था ना, राजा के आसे पास धनी थे, मतलब राजा से थोड़े से कम उनके पास धन होगा, नहीं तो ठीक ठाक भी वो लोग भी ठीक ठाक धनी थे। मतलब ये राजा हो गए धनी इतना, तो ये लोग भी इतना तक थे, थोड़े से कम थे राजा से धनी, उस सांसद में ऐसे ऐसे लोग थे। तो उसके बाद राजनीतिक कारण के बाद क्या हुआ, धार्मिक कारण। अब धार्मिक कारण में क्या क्या, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये लिखने के लिए आता है, ध्यान समझिएगा इसको। अब धार्मिक कारण में क्या हुआ, ये जो कैथोलिक था हर जगह कैथोलिक धर्म को थोपने लगा, हर जगह कैथोलिक को मान्यता देने लगा। अब बताइए, देने लगा, अब ये धर्म के आधार पर मान्यता देने लगा। किसी भी पद पर, किसी भी जो सरकारी पद होता था, अब कैथोलिक धर्म के लोगों को क्या करने लगा, उस पद पर बैठाने लगा, चाहे मंत्री हो, न्यायाधीश हो, या कोई भी हो। अधिकतर जितने भी सरकारी पद थे ना, वहां पर किसको बैठाने लगा, सरकारी पदों पर कैथोलिक लोगों को बैठाने लगा। यानी कि सरकारी पद हो गया, सरकारी पद पर।
और इसका ये कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार ये खुद करने लगा, कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। ये सरकारी पद पर अधिकतर ये तो बैठाने लगा किसको, कैथोलिक धर्म के लोगों को। और भी लोगों को गुस्सा आ गया, बताइए धर्म के आधार पर ही बैठा रहा है, ये धर्म के आधार पर। उसके बाद देखिए इसने क्या किया, जो वहां के विश्वविद्यालय थे, विश्वविद्यालय वहां पर भी इसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वहां के जो भी उस विश्वविद्यालय में अच्छे अच्छे पदों पर थे उन कैथोलिकों को नियुक्त करने लगा। उस पद पर किसको रखने लगा, कैथोलिक को। और जब सांसद माना करता था, सांसद के जो लोग थे, सांसद के जो सदस्य थे वो माना करते थे कि नहीं ऐसा मत कीजिए, तो बत्ती नहीं मानता था उन लोगों का। तो बताइए विरोध की भावना उत्पन्न हो रही है कि नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा विरोध की भावना। तो विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप करने लगा। उसके बाद इसने क्या किया, न्याय प्रणाली में, वहां के न्यायपालिका में भी हस्तक्षेप करने लगा। अब ये न्यायपालिका तो स्वतंत्र होता है, लेकिन उसमें भी इसने क्या किया, हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के बाद क्या किया, उस पद पर भी कैथोलिक को ही नियुक्त करने लगा। मतलब हर जगह कैथोलिक 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 को ही नियुक्त करने लगा। यही था धार्मिक कारण। अब देखिए एक और कारण था, जेम्स द्वितीय का पुत्र, जेम्स द्वितीय का पुत्र। अब एक और बात समझिए, जेम्स द्वितीय जो था, इसकी पहली पत्नी से एक लड़की थी जिसका नाम था मैरी। जिसका क्या नाम था, मैरी नाम था। अब देखिए मैरी की शादी हुई थी, यहां पर समझना, इसकी पुत्री का क्या नाम था, जो लड़की थी उसका नाम था मैरी। इसकी शादी हुई थी हॉलैंड के ऑरेंज के राजकुमार, उसका नाम था विलियम से शादी हुई थी किसकी, मैरी की। वो इसकी पुत्री का, जेम्स द्वितीय की पुत्री का नाम था मैरी। और इसकी पहली पत्नी का ये पत्नी की ये लड़की थी, पहली पत्नी। और ये दूसरी जब शादी किया था, दूसरी पत्नी की नहीं थी, पहली पत्नी की ये लड़की थी, कौन, मैरी। तो इसकी शादी हुई थी विलियम से। अब ये मानती थी प्रोटेस्टेंट धर्म को। कौन धर्म को मानती थी, प्रोटेस्टेंट धर्म को। तो और इसकी जो स्थिति थी, ये जेम्स द्वितीय की थोड़ा ठीक ठाक नहीं थी, खराबी थी स्थिति। मतलब इसकी जो शारीरिक स्थिति थी वो ठीक नहीं रहती थी, यानी कि ये शरीर से उतना मजबूत नहीं था। अब ये लग रहा था कि कुछ दिनों तक ही जीवित रहने वाला है। अब ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, कि इसकी उम्र भी हो गई थी, तो ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहने वाला है। तो लोगों को ये लग रहा था, इंग्लैंड के लोगों को, कि अब कुछ दिन में मतलब ये इनका कहानी खत्म हो जाएगा। जब कहानी खत्म होगा तो यहाँ का शासक कौन बनेगा, मैरी और विलियम शासक बनेंगे, क्योंकि इसी के पुत्री है। और पुत्री ही मतलब राजा का लड़का है, लड़की, वही ना शासक बनता है। तो वही बनेगा विलियम और मैरी। और ये कौन से धर्म से थे, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे। ये तो कैथोलिक मानते नहीं थे। तो वहां की जनता ने सोचा कि ठीक है, कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ दिनों बाद तो अगर इनका काम खत्म हो जाएगा जेम्स द्वितीय का अपने से, तो राजा यही बनेंगे, यही दोनों बन जाएंगे, सम्मिलित रूप से शासन चलाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जेम्स द्वितीय का हो गया एक पुत्र, इसका हो गया क्या, एक पुत्र हो गया, यानी कि पुत्र का जन्म हो गया। अब लोगों को ये विश्वास हो गया, हुआ कि अब कुछ नहीं हो सकता है। अब यानी कि उस बच्चा भी वो बड़ा होगा, मान लीजिए उतना दिन इंतजार भी ठीक है करेंगे, तो बच्चा भी बड़ा होगा, तो वो भी किस धर्म को मानेगा, कैथोलिक धर्म को ही मानेगा। क्योंकि कैथोलिक के बीच बड़ा होगा तो क्या धर्म को मानेगा, कैथोलिक धर्म ही मानेगा। इसीलिए वहां के जनता के बीच और भी विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। और वहां के सांसद ने भी अब सोच लिया कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्रांति की शुरुआत हो गई। अब वहां के सांसद ने क्या किया, वो समझने से पहले एक और बात समझिए। जो विलियम था ये ऑरेंज यानी कि हॉलैंड का राजकुमार था। और हॉलैंड और फ्रांस जो था, हॉलैंड और फ्रांस, ये इस दोनों के बीच युद्ध चलता था। और ये जो था, ये जेम्स द्वितीय था, देखिए यहाँ पर जेम्स द्वितीय ने लुई 14वां से मदद मांगा था। लुई 14वां फ्रांस का राजा था और जेम्स द्वितीय ने उससे क्या मांगा था, मदद। यानी कि जेम्स द्वितीय और लुई 14वां के बीच अच्छा संबंध था। ये जेम्स द्वितीय और लुई 14वां के बीच यानी कि फ्रांस के राजा के बीच अच्छा संबंध था। जबकि यहाँ पर ये विलियम और फ्रांस के बीच, यानी कि हॉलैंड और फ्रांस के बीच ये खराब संबंध था, दोनों में युद्ध चलता रहता था। तो ये यहाँ के जो सांसद था, ये इंग्लैंड के सांसद द्वारा इसको, विलियम को आमंत्रण दिया गया कि आप इंग्लैंड में आइए, हम आपको इंग्लैंड का राजा बनाएंगे। किसने, इंग्लैंड के सांसद ने आमंत्रण दिया विलियम को कि आइए हम आपको राजा बनाएंगे। लेकिन ये उलझा हुआ था फ्रांस के से युद्ध करने में, फ्रांस से क्या करने में, युद्ध करने में ये उलझा हुआ था।
तो इसने सोचा, ये विलियम ने सोचा कि देखिए हॉलैंड के मतलब हॉलैंड, ये हॉलैंड की सेना इसके साथ थी, तो इसने सोचा कि ये अकेले तो हम फ्रांस से जीत नहीं सकते, इतने ताकतवर राजा से अकेले जीत नहीं सकते, अगर इंग्लैंड का साथ मिल गया, इंग्लैंड का साथ मिल गया तो हम फ्रांस को अच्छा से हरा सकते हैं, इंग्लैंड का हम राजा बन गए तो फ्रांस को बहुत अच्छा से हरा सकते हैं। तो जैसे ही सांसद का आमंत्रण मिला ना, सांसद का आमंत्रण मिला इंग्लैंड के सांसद का, वैसे ही मैरी और विलियम ने आने का निर्णय लिया। कहाँ आने का निर्णय लिया? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में ऐसे नहीं आने का निर्णय लिया, ये विलियम अपने साथ 16,000 सैनिकों को लेकर ये यहाँ इंग्लैंड पहुंचा। 16,000 सैनिकों को लेकर इंग्लैंड क्या हुआ, ये पहुंचा। जैसे ही ये बात पता चली जेम्स द्वितीय को कि ये आ रहा है 16,000 सैनिकों को लेकर, और सांसद के जितने भी लोग हैं, सांसद में जितने भी लोग हैं, पार्लियामेंट में लोग हैं, वो सब अधिकतर जो लोग हैं ये इसी के समर्थक है। किसके? विलियम के। तो इसको पता चल गया कि अगर हम यहाँ पर ठहरे और राजा के राजगद्दी पर रहे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ये बहुत भीषण युद्ध हो जाएगा और अंत में हमारे ही हार होगी। किसकी? जेम्स द्वितीय। क्योंकि इसको मदद करने वाला कौन है? ये पूरा सांसद किसके साथ में है? विलियम के साथ में है। तो ये खुद ही जैसे ही ये इंग्लैंड पहुंचा ना अपने सैनिकों के साथ, तो वैसे ही ये क्या हुआ, जेम्स द्वितीय अपना राजगद्दी छोड़कर निकल गया। तो राजगद्दी छोड़कर निकला तो यहीं पर क्रांति खत्म हो गई। तो अब देखिए खून का एक बूंद कहाँ बहा, जब अगर रुकता ये जेम्स द्वितीय अगर इंग्लैंड में रुक जाता तो न कुछ होता, तो न लड़ाई वड़ाई होता, तो खून मतलब लड़ाई होता, बहुत भीषण लड़ाई होता, तब न कुछ होता। ये रुका ही नहीं, जब रुका नहीं तो खून की एक बूंद भी नहीं गिरा। इसीलिए इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहते हैं। यानी लड़ने से पहले ही क्या हुआ, ये यहाँ से भाग गया। इसलिए भागा कि इसको पता था कि हम हार जाएंगे, तो ये पहले ही क्या हुआ, भाग गया। अब भाग गया तो ये अब ये यहाँ विलियम आया कहाँ पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में आने के बाद 1689 को ये क्रांति कब हुआ था? ये गौरवपूर्ण क्रांति 1688 को हुआ था। और 1689 में क्या किया गया, विलियम आ गया था वहां पर इंग्लैंड में, तो 1689 में एक नियम पारित किया गया और जिसके तहत विलियम और मैरी को सम्मिलित रूप से इंग्लैंड का शासक घोषित किया गया, यानी कि इंग्लैंड का राजा क्या कर दिया गया, घोषित किया गया। हमें लगता है समझ में आ गया होगा कि ये इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति क्यों कहते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि इस क्रांति में रक्त की एक बूंद भी नहीं बहा था। क्यों नहीं बहा था? क्योंकि लड़ने से पहले भाग गया था। कौन? जेम्स द्वितीय। ये तो आ ही रहा था विलियम की, आ रहा था सेना लेकर, लेकिन ये भाग गया पहले ही, तो लड़ाई नहीं। कहाँ भागा था पता है आप लोगों को? कहाँ भागा था? कहाँ भागा? थोड़ा उम्मीद लगाइए तो। इसके साथ कौन था? यही था ना, लुई 14वां, यहीं पर भागा था, फ्रांस में भागा था। ये कौन? जेम्स द्वितीय। हम लगता है समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अगले भाग में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।